नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। मेरा नाम है राहुल हंस चौधरी और मैं स्वागत कर रहा हूं आप सभी का पीटी एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे। तो आज है हमारा सेशन नंबर 77 और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अमेरिकन इलेक्शन। ये आपका बेस्ड है इलेक्शंस के ऊपर। जीएस मेंस पेपर 2 के हिसाब से भी है, ये काफ़ी रेलिवेंट है। ये अभी हाल ही में अमेरिका के इलेक्शंस हुए हैं, कैसे होते हैं ये, क्या इनका इलेक्टोरल प्रोसेस है, इलेक्टोरल कॉलेज सिस्टम क्या है, ये सब हम जानेंगे। वहाँ पे पहले कोई पार्टीज थी या नहीं थी, बाद में कैसे वहाँ की पार्टीज का इवोल्यूशन हुआ, तो इस शानदार लेक्चर में आपको सब पता चल जाएगा। तो आप बने रहे मेरे साथ बिल्कुल लास्ट तक, सेशन को पूरा ज़रूर देखें, सेशन को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और अभी तक अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना काम। सबसे पहले ये न्यूज़ आप सभी को मालूम ही है, 270 चाहिए होते हैं अमेरिकन इलेक्शंस में जीतने के लिए, जहां पर जोई बाइडेन ने 284 सिक्योर किया और डोनाल्ड ट्रंप ने 214। राइट, अब ये ध्यान से देखिए, यहाँ पे ट्रंप कह रहे हैं कि खुश तो बहुत हो गया आज तुम, और जोई बाइडेन का कहना है बिल्कुल नाम ही है जॉय। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना पहला काम आज का, कि जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है वो कब लिखा गया था। वो लिखा गया था 1787 में। जी हाँ, ये आप ध्यान रखिएगा। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन वाज रिटन इन 1787। सिविल वॉर के एंड के बाद 1870 में 5 साल जब हो गए थे तो एक अमेंडमेंट पास किया गया जिसका नाम था 15th अमेंडमेंट। अब 15th अमेंडमेंट में क्या था? 15th अमेंडमेंट गारंटी देता था राइट टू वोट फॉर मेल अफ्रीकन अमेरिकन। उससे पहले 1870 से पहले वहां पे भी जो मेल अफ्रीकन अमेरिकन थे, यानी जो माइग्रेट होके आए हुए थे, उनको कोई वोट देने का अधिकार नहीं था। तो 15th अमेंडमेंट के तहत उनको वोट देने का अधिकार मिला। अब 1965 में क्या किया कि कांग्रेस ने, वहां की संसद को कहते हैं अमेरिका की, कांग्रेस ने एक एक्ट पास किया जिसका नाम था वोटिंग राइट एक्ट, जिसके तहत ये गारंटी दी गई कि जो फेडरल गवर्नमेंट है वो बीच में कभी भी इंटरवीन करेगी अगर किसी स्टेट ने किसी भी सिटीजन के वोटिंग राइट को डिनाई किया ड्यू टू रेस, नस्ली आधार पर। अगर आपने किसी भी स्टेट सिटीजन्स के वोटिंग राइट्स को अगर मना किया तो जो फेडरल गवर्नमेंट है वो बीच में इंटरवीन करेगी, क्योंकि ये एक्सेप्टेबल नहीं है। एज पर व्हाट एक्ट? दिस इज एज पर वोटिंग राइट्स एक्ट 1965। तो ये चीजें आपको क्लियर हो गई कि कैसे कैसे वहां पे इवोल्यूशन हुआ। बेसिकली वहां पर दो गुट बने थे, एक था प्रो स्लेवरी और एक था एंटी स्लेवरी। जी हाँ, क्योंकि वहां पे स्लेवरी थोड़ी ज्यादा हो गई थी तो दो गुट बाद में जाके बन गए थे, और वही ये अफ्रीकन अमेरिकन जो थे ये एनस्लेव थे ये। तो इनको फिर ये था कि पहले इनको कोई राइट ही नहीं था वोट वोट देने का एज कम्पेयर टू वाइट्स, लेकिन बाद में फिर इनको राइट मिले वहां पर 15th अमेंडमेंट एक्ट के तहत। अब अगर वुमेन की वहां पर बात करें, क्योंकि वुमेन में भी कमाला हैरिस भी है जो अभी अमेरिका की जो है वो पहली क्या बनने जा रही हैं, वाइस प्रेसिडेंट बनने जा रही हैं। तो टिल 1920 वुमेन वर नॉट अलाउड टू वोट। तो 1920 तक, यानी कि आप देख सकते हैं ये काल वर्ल्ड वॉर 1 तक है, ये हम आ गए, तो वहां तक वुमेन को जो है वो कोई अधिकार नहीं था कि वो वोट डाल सके। 19th अमेंडमेंट आया 1920 में जिसने इस काम को सक्सेसफुल बनाया और वुमेन को उनके वोटिंग राइट्स मिले। ये सब एग्जाम के हिसाब से, वर्ल्ड हिस्ट्री के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा आप, और साथ ही साथ आपको मेंस के पेपर में भी लिखने में काम आएगा। 26th अमेंडमेंट एक्ट 1971 ने क्या किया, उसमें यह बोला गया कि 18 ईयर्स से ऊपर के लोग अपने वोट को कास्ट कर सकते हैं, जो बेसिकली जो हम कहते हैं ना अडल्ट सफरेज फ्रेंचाइजी सिस्टम, तो वही चीज है ये 26th अमेंडमेंट एक्ट, कि अगर आप 18 प्लस हैं तो यू कैन कास्ट योर वोट्स। राइट, ये बात थी। अब यहां पर आ गई कमाला हैरिस, फर्स्ट फीमेल वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। सबकी पसंद, जी हाँ सबकी पसंद थी है, तभी ये आई हैं, शी डिड इट। उसके बाद किस तरीके से, अब इलेक्टोरल कॉलेज सिस्टम क्या होता है, व्हाट इज इलेक्टोरल कॉलेज सिस्टम? तो इलेक्टोरल कॉलेज सिस्टम का जो मतलब है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो विनर है वो पॉपुलर वोट के साथ जीतता है इन ईच स्टेट एलोकेटेड टू अ प्री स्पेसिफाइड नंबर्स ऑफ इलेक्टर्स एज पर यूएस स्टेट। बेसिकली होता क्या है, यहाँ पे आपको सारे स्टेट्स दिख रहे होंगे, 50 स्टेट्स हैं, तो ये यहाँ पर ये 12 इलेक्टर्स हैं, यहाँ 7 इलेक्टर्स हैं, यहाँ 55 इलेक्टर्स हैं, यहाँ 10 हैं, यहाँ व्योमिंग में 3 हैं। तो इस तरीके से ये सारे इलेक्टर्स होते हैं। तो जहां पर जो बंदा जीता, जैसे मान लीजिए कि हम बात करें कैलिफोर्निया की एग्जांपल के तौर पे, तो कैलिफोर्निया में अगर 50% से ज्यादा वोट्स अगर रिपब्लिकन पार्टी के बंदे को गए हैं, वहां के इलेक्टर को गए हैं, तो वहां पर जो रिपब्लिकन पार्टी है दे विल गेट 100%।
और जितने भी वहां पे सीटें हैं, जैसे कैलिफोर्निया में मान लीजिए 55 सीटें हैं, तो 55 के 55 किसको मिल जाएंगी? रिपब्लिकन पार्टी को। डेमोक्रेट्स को क्या मिलेगा? कुछ नहीं। अगर 50% से ज्यादा का वोट मिल जाता है तो ऐसा सिस्टम नहीं है कि अच्छा आपको 45 मिले मेरे को 10 मिल गए, आपको 25 मिले मेरे को 20 मिल गए, ये सिस्टम नहीं है। 50% से ऊपर जाते ही जो मेजोरिटी में बंदा है, ही और शी विल गॉट मैक्स ऑल द वोट्स। 55 इलेक्टोरल वोट सभी के सभी उनके हो जाएंगे, और जो दूसरी पार्टी है उसको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से वहां पे सिस्टम चलता है। इसी को हम कहते हैं इलेक्टोरल कॉलेज सिस्टम। दिस विल मेक अ कॉलेज ऑफ इलेक्टोरल वोट्स, राइट। और वो लोग फिर जब जो मेजोरिटी में आते हैं, जैसे जिनके सबसे ज्यादा मेजोरिटी बन गए, जिनके इलेक्टोरल वोट सबसे ज्यादा हो गए, फिर वो अपना प्रेसिडेंट चुनते हैं। दीज इलेक्टर्स अपॉइंटेड बाय डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिकन पार्टीज ऑफ स्टेट्स। तो ये इलेक्टर्स जो वहां पे होते हैं, जिनको वोट जा रहा होता है, ये कौन अपॉइंट करते हैं? वहां की पार्टीज करती हैं। कुछ डेमोक्रेटिक पार्टी से होते हैं, कुछ रिपब्लिकन पार्टीज से होते हैं। तो ये सिस्टम वहां पे चल रहा होता है। अब इसमें क्या होता है कि हर स्टेट में एक मेंबर काउंट किया जाता है एज अ हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, और साथ साथ उसमें 2 सीनेटर काउंट किए जाते हैं, राइट। तो जैसे अगर कैलिफोर्निया में अगर हम बात करें तो यहां पर हमारे पास हो जाएंगे 53 हाउस रिप्रेजेंटेटिव्स और 2 सीनेटर्स। इसको आप 2 में ब्रेकअप कर लीजिए। तो ऐसे मिला के आपके पास 435 तो बनते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, और 50 स्टेट्स है तो हर स्टेट से आप 2 सीनेटर लेंगे, तो 50 इंटू 2 100, तो 100 तो आपके बन गए सीनेटर्स, और 3 जो होते हैं ये डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया से चुने हुए इलेक्टर्स होते हैं। तो जब आप इनको जोड़ देंगे, इनका सम कर देंगे, तो यू विल गेट 538, जिसका हाफ करते ही यानी कि 270 एटलीस्ट, इसके प्लस आते ही जिसको ये इसके इतने वोट्स मिल गए, ही और शी विल बी डिक्लेयर्ड एज अ प्रेसिडेंट। So to become the president of nation, at least 270 votes must be secured in the electoral college system. समझ में आया 538 का आंकड़ा कैसे आया है, कैसे ये सिस्टम बना है? दिस इज इलेक्टोरल कॉलेज सिस्टम। इसका क्रिटिसिज्म भी है, ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल सही सिस्टम है। अमेरिका में इसका क्रिटिसिज्म भी है, हम आज उसके पे क्रिटिसिज्म पे भी बात करेंगे। आगे चलते हैं। अब बात करते हैं वहां की पॉलिटिकल पार्टीज का इवोल्यूशन। तो जब यूएस कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हो रहा था, 1787 में तो आया था, तो उससे पहले ही फ्रेम हो रहा होगा। तो जब वो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हो रहा था, वहां पर उस वक्त कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज नहीं थी। बाद में 2 पार्टीज वहां पिक्चर में आई। पहली पार्टी का नाम था फेडरलिस्ट पार्टी, और दूसरी पार्टी का नाम था डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन पार्टी। तो ये पार्टी जो थी, ये बाद में वहां पर पिक्चर में दिखाई दी। उसके बाद फिर क्या हुआ कि 1830 में एक तीसरी पार्टी भी आई, विग पार्टी। किस इशू के ऊपर? स्लेवरी। याद कीजिएगा, मेल अफ्रीकन अमेरिकन 15th अमेंडमेंट, उनके वोटिंग राइट्स, ठीक है। तो उस इशू पे ही एक विग पार्टी आई थी। पहले तो सिर्फ 2 ही थी, फेडरलिस्ट पार्टी का थोड़ा ये मानना था कि जो सेंटर है, फेडरल गवर्नमेंट है, वो ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। और डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन पार्टी का ये मानना था कि स्टेट्स गवर्नमेंट ज्यादा स्ट्रांग होने चाहिए। तो ये वहां पे उनका थोड़ा अपना अपना व्यू था। 1830 में जो विग पार्टी आई, तो वो तो स्लेवरी के ऊपर आई, तो उन्होंने 2 हिस्से बना दिए। एक बना दिए प्रो स्लेवरी पार्टी, जो स्लेवरी को सपोर्ट करते थे, नहीं नहीं ये गलत नहीं है, ये ठीक है, वो बनी डेमोक्रेटिक पार्टी। जो एंटी स्लेवरी विग्स थे, वो बनी रिपब्लिकन पार्टी। तो जो अब्राहम लिंकन थे, उनका जो गेटिसबर्ग स्पीच है, अब्राहम लिंकन याद आ रहा होगा, जिन्होंने डेमोक्रेसी की डेफिनेशन बताई थी। तो अब्राहम लिंकन जो थे, वो फर्स्ट रिपब्लिकन प्रेसिडेंट बने थे, वो इसी पार्टी से थे, एंटी स्लेवरी विग्स के कैंपेन से, राइट। इसके बाद हैंस इलेक्टर्स चूज फ्रॉम ईच स्टेट कॉल्ड इलेक्टोरल कॉलेज सिस्टम। तो ये पार्टीज भी वहां से बनती चली गई, फिर वहां पे इलेक्टर्स अपॉइंट कर दिए गए, और वहां से फिर आपके इलेक्टोरल कॉलेज सिस्टम पिक्चर में आया। अब इसका क्रिटिसिज्म क्या है? माफ कीजिएगा, इसका क्रिटिसिज्म क्या है? इस सिस्टम में क्या होता है कि फ्यू वोटर्स ट्रूली मैटर इन एन इलेक्शन, कि जो चंद वोटर्स है ना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। कैसे? मैं बताता हूं आपको। अब मान लीजिए कि आपका टेक्सास है, फ्लोरिडा है, न्यूयॉर्क है। यहां पर अगर हम चलें, टेक्सास, फ्लोरिडा, न्यूयॉर्क, अगर न्यूयॉर्क पे आप देखें तो 29 है, ठीक है। टेक्सास पे आप देखें तो 38 है, ठीक है। फ्लोरिडा पे अगर आप देखें तो 29 है। तो इनका अगर आप सम कर दें, तो यहां पर आपके जो वोट काउंट हो जाएंगे, इलेक्टोरल वोट्स काउंट हो जाएंगे, वो हो जाएंगे 96। तो जिस पार्टी ने यहां पर जीता, सिर्फ 3 स्टेट्स में, दे विल गेट 96 इलेक्टोरल वोट्स। जबकि अगर दूसरे स्टेट्स की बात करें, नॉर्थ डकोटा, साउथ डकोटा, मोंटाना, व्योमिंग, वर्मोंट, न्यू हैम्पशायर, कनेक्टिकट, वेस्ट वर्जीनिया, तो इतने सारे स्टेट्स हो गए। इन सब का अगर आप सम करेंगे तो इट विल हैव ओनली 31 इलेक्टोरल वोट्स। तो फायदा कहां पर है? फायदा यहीं पर ना कि इन 3 में जीत लें।
तो फ्यू वोटर्स ट्रूली मैटर। आई बात समझ में? सपोज कीजिए कि मैं अगर आपको एक एक्सरसाइज देता हूं कि आपको 10 एक्सरसाइज कंप्लीट करने हैं, 10 हर्डल है कंप्लीट करने हैं। उन हर्डल्स पे मैंने स्कोरिंग लगा रखी है कि 1 2 3 और ऐसे करते करते मैंने उस पर 10 स्कोरिंग कर रखा है। अब वो आपके ऊपर है कि आप कौन सा हर्डल पहले चूज कर रहे हैं। जो आप हर्डल पास कर लेंगे गिवन टाइम ऑफ पीरियड में, उतना स्कोर उसके पे लिखा हुआ उतना स्कोर आप पे जुड़ जाएगा। तो सपोज कीजिए कि किसी एस्पिरेंट ने 5 हर्डल क्रॉस किए सक्सेसफुली गिवन टाइम पीरियड में, तो ये उसका पहले 5 का स्कोर बन गया। तो ये स्कोर कितना बन गया? ये बन गया 15। ठीक है ना, ये 15 बन गया। लेकिन किसी दूसरे स्टूडेंट ने सिर्फ 2 ही हर्डल पार किए, 5 नहीं सिर्फ 2 किए, टफ वाले किए, जिनकी स्कोरिंग 10 और 9 थी, तो उनका 19 बन गया, तो वो जीत गया। तो इससे ये मतलब नहीं है कि कौन सबसे ज्यादा एक्सरसाइज पास कर रहा है, स्कोर पे मतलब है। तो सेम मैटर यहां पर भी है, फ्यू वोटर्स ट्रूली मैटर। क्लियर? अब क्या होता है कि ये जो सिस्टम बना है इलेक्टोरल कॉलेज सिस्टम, इसमें आपके पास 2 तरीके के स्टेट्स होते हैं जो यूएस के प्रेसिडेंट इलेक्शनशिप में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। एक तो होते हैं सेफ स्टेट्स। सेफ स्टेट्स क्या होते हैं? सेफ स्टेट्स वो स्टेट्स होते हैं जहां पर पहले भी पार्टियां जीतती आई थी और अभी भी वहीं पे जीत रही हैं। वो लोग अपना मत चेंज नहीं करते हैं। वेयर वोटर्स ओनली वोटेड फॉर द सेम पार्टी अगेन एंड अगेन। सालों से वहां पे एक ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाता है कि हाँ ये तो गढ़ है भाई इनका, यहाँ तो इन्हीं को वोट मिलता है। तो वो सेफ स्टेट्स हैं। मेजर जो रोल प्ले करते हैं वो प्ले करते हैं स्विंग स्टेट्स। स्विंग स्टेट्स क्या करते हैं? वो फ्लिप करते रहते हैं, एक पार्टी से दूसरी पार्टी, एक पार्टी से दूसरी पार्टी। तो वहां पर मत नहीं बनता है, वहां पे वो लोग माहौल देखते हैं, वहां पे वो लोग इश्यूज को देखते हैं। तो स्विंग स्टेट्स मेजर रोल प्ले करते हैं इन यूएस प्रेसिडेंट इलेक्शंस में। तो इस बार के स्विंग स्टेट्स कौन से थे वो मैं आपको बताता हूँ। इस बार के जो स्विंग स्टेट्स थे वो थे आपके एरिजोना थे, एरिजोना एक स्विंग स्टेट था। फ्लोरिडा आपका एक स्विंग स्टेट था। जॉर्जिया आपका एक स्विंग स्टेट था। इयोवा आपका एक स्विंग स्टेट था। फिर मिशिगन आपका एक स्विंग स्टेट था, ये रहा मिशिगन सबसे नीचे, यहाँ पर ये आपका एक स्विंग स्टेट था। इसके बाद मिनेसोटा आपका एक स्विंग स्टेट था। उसके बाद ओहियो आपका एक स्विंग स्टेट था। फिर नॉर्थ कैरोलिना आपका स्विंग स्टेट था। पेंसिल्वेनिया आपका स्विंग स्टेट था। फिर टेक्सास आपका स्विंग स्टेट था। और लास्ट में विस्कॉन्सिन आपका स्विंग स्टेट था। ये वो स्विंग स्टेट थे। अब अगर आप इन सभी स्विंग स्टेट्स में देखें तो बाइडेन के जो आपको देख रहे हैं ग्राफ वो ज्यादा है। अरे बस में फ्यू वोटर्स ट्रूली मैटर, तो यही इसका एक बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म है, राइट। और लास्ट में अधिक जानकारी के लिए अगर जिसको ज्यादा जानकारी चाहिए तो वो इस दिए हुए लिंक पर जाके आप पढ़ सकते हैं। बहुत डिटेल में सारी जानकारी यहाँ पे मिली हुई है। अमेरिका की गवर्नमेंट की साइट है जहाँ पे उन्होंने अपने इलेक्शन प्रोसेस को बहुत ही ज़्यादा डिटेलिंग में रखा हुआ है। एग्जाम के हिसाब से और एक ओवरऑल नॉलेज के हिसाब से इतना बहुत है, सफिशियंट है। बात करेंगे आगे फिर कभी अमेरिकन रिवॉल्यूशन पे, अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पे। टिल देन टेक केयर, नमस्ते, जय हिंद।